हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, पाठ 10वां। पाठ का नाम है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। उन वीडियोज़ को देखने का फ़ायदा क्या है, आपको इस पाठ से संबंधित जो भी बेसिक चीज़ें हैं, आपदा क्या होता है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, और आपदा अलग अलग टाइम पे आने पर किस तरह से उसको परिणाम होता है और किस तरह से हमको आपदा के समय उसका सामना करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी उन वीडियोस को देखने पर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रथमोपचार। ठीक है, प्रथमोपचार क्या होता है, अभिरूप सराव क्या किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन टॉपिक को आज की वीडियो लेक्चर में हमको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रथमोपचार टॉपिक समझने से पहले समझ लेते हैं कि आपदा प्रबंधन कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन सी, मतलब आपदा प्रबंधन का कार्य करने वाली, अगर किसी जगह पर आपदा आती है, किसी देश पर, किसी कहीं पर भी आपदा आती है तो कौन कौन से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो उसके लिए क्या करती है, कार्य करती है। जैसे पहली संगठन यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर दूसरी यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, फिर तीसरी संस्था है एशियन डिजास्टर रिडक्शन सेंटर, फिर चौथा है एशियन डिजास्टर प्रिपरेडनेस सेंटर, फिर पांचवा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और छठा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनाएं हैं। जब किसी जगह पर आपदा आती है या किसी महाद्वीप में या किसी देश में जब भी आपदा आती है, उन आपदाओं को सुलझाने का प्रयत्न ये लोग करते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या है, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई प्रतिसाद दल। ठीक है ना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल जिसको कहा जाता है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी भारत सरकार द्वारा। ठीक है, जिसको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी कहते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा ना एनडीआरएफ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेशनल डिजास्टर क्या आ जाएगा, रिस्पांस फोर्स। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म रहेगा नेशनल डिजास्टर रिफॉर्म फोर्स कहेंगे, रिस्पांस फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और राष्ट्रीय आपदा प्रतिशत दल की स्थापना 2005 में की गई थी। आपको समझ में आ गया। इस दल में विभाग सैन्य दल का कार्यरत है। संपूर्ण देश में 12 विभाग कार्यरत हैं। पूरे देश में 12 ऐसी टुकड़ियां कार्य कर रही हैं, किसकी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल की। इसका मुख्य कार्यालय जो है वो वहाँ पर दिल्ली में है और हर राज्य में सैन्य दल के माध्यम से कार्यरत करती है। जो भी सैन्य दल होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ ही मिलकर कार्य करते हैं। महाराष्ट्र में केंद्रीय आरक्षित दल, जो पुलिस आप लोग देखते हो आपके आसपास, ठीक है ना, महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में केंद्रीय आरक्षित दल के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल का कार्य शुरू हुआ। इस दल के जवानों ने देश में आने वाले तूफान, ये लोग क्या करते हैं, जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल ये क्या काम करता है, जो देश में तूफान आता है या कगार ढह जाना, जो पहाड़ें होती हैं, पर्वत होती हैं, वो ढह जाती हैं, इमारतें गिरना, जैसे अनेक आपदाओं का निवारण करना, रक्षा करने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। जब कहीं बिल्डिंगें गिर जाती है, कहीं कोई जमीन ढह जाती है या तूफान आ जाता है, तो ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल है उसके ऊपर क्या करता है, कार्य करता है। जिसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पर आप लोग जाकर उसके बारे में जानकारी पता कर सकते हो। वेबसाइट का नाम क्या है, www.ndrf.government.in। ठीक है, इस साइट पर जाकर आप दल की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और चलिए अब आगे देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा है प्रथमोपचार किसे कहा जाता है। ठीक है, प्रथमोपचार मतलब क्या होता है, जब कोई अचानक आपदा आती है। ठीक है, आप सभी को मालूम है आपदाएं जो होती है कभी बता के नहीं आती है, अचानक आ जाती है। जब कोई आपदाएं आती है, और स्टूडेंट्स आपदाएं दो प्रकार की हो सकती है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। ठीक है, जब कोई अचानक आपदा होती है तो कोई चिकित्सीय सहायता न मिलने से पहले घायल व्यक्ति को जो प्राथमिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक सहायता को प्रथमोपचार कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रथमोपचार मतलब क्या होता है, जब कहीं अचानक आपदा आ जाती है तो आपको मालूम है तुरंत चिकित्सीय उपचार नहीं उपलब्ध हो पाएगा, तो चिकित्सीय सहायता मिलने से पहले घायल व्यक्ति को जो सहायता दी जाती है, मतलब उसको दवाखाना ले जाने से पहले वो घायल व्यक्ति को जो भी सहायता दी जाती है, पानी पिलाना हो गया या उसको हवा देना हो गया, ठीक है, उसको पानी और भी अलग अलग चीज़ें की जाती है उसको दवाखाना ले जाने से पहले, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रथमोपचार कहेंगे। अब आपदाओं में जख्मी हुए आपदाग्रस्त लोगों को प्रथमोपचार कैसे देना चाहिए। यदि आपदा कहीं आई है और उस आपदा के अंदर बहुत सारे लोग क्या हो गए, जख्मी हो गई है, ठीक है, तो उनकी सहायता आप कैसे करोगे, उनका प्रथमोपचार आप कैसे दोगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है, आपदा में घायल व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए
जो भी आपदा में लोग घायल हुए उनकी सहायता हमको करनी चाहिए। जिस अवस्था में आराम मिले उस अवस्था में उसे सुला देना चाहिए। जिस व्यक्ति को आपदा की वजह से नुकसान हुआ है, घाव लगा है, तो उसको पहले क्या करना चाहिए, जिस अवस्था में उसको आराम लगता है उस अवस्था में उसको लिटा देना चाहिए, सुला देना चाहिए। घायल व्यक्ति के कष्ट पीड़ा के अनुसार उसे प्रथमोपचार दिया जाना चाहिए। घायल व्यक्ति को कितनी कष्ट हो रहा है, कितनी पीड़ा हो रही है, उसको घाव कितना लगा हुआ है, उसके हिसाब से उसको प्रथमोपचार देना चाहिए। तुरंत को हवा, यदि उस हवा देना चाहिए, ठीक है, पानी पिलाना चाहिए, ठीक है। सांस लेने में तकलीफ हो रही तो उसके लिए अलग अलग विधियां होती जो आने वाली आगे मैंने बताने वाला वीडियो के अंदर। घायल व्यक्ति को समय पर प्रथमोपचार देना आवश्यक है। सही बात है, अगर घायल व्यक्ति को समय पर प्रथमोपचार नहीं दिया आपने तो उसके साथ कुछ बुरी घटना घट सकती है, अर्थात व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अन्यथा विलंब होने पर घायल व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यदि प्रथमोपचार देने में आपने लेट कर दिया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आगे हम लोग समझेंगे कि प्रथमोपचार किस तरह से दिया जाता है घायल व्यक्ति को। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है सोचिए, तो नीचे आपदाओं के कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर 3 चित्र दिए हैं, अ, ब और क, ठीक है। इस समय कौन सी प्राथमिक सावधानी बरतेंगे? ये तीनों घटनाएं आपको दिख रही है, ये क्या है, आपदाएं हैं। ये जब आपदा आएगी तो आप कौन कौन सावधानी बरतेंगे? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो भूकंप आ रहा है, ठीक है। जब भी भूकंप आएगा कौन कौन सावधानी बरतोगे आप लोग? सबसे पहला काम क्या करना है कि यदि आप जिस घर में उस घर से बाहर निकल के किसी खुले वातावरण में चल जाइए, ये पहला काम करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, यदि आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो आपके घर में अगर कोई टेबल है, कोई कुर्सी है, तो उसके नीचे क्या कर दीजिए, बैठ जाइए और अपने सर के ऊपर कुछ ऐसी चीज रख लीजिए ताकि अगर वो घर में से कोई चीज सामान गिरे तो आपके सर पर घाव ना लगे, ठीक है। ये सावधानी हम भूकंप आते समय करेंगे। भूकंप आने में तुरंत ही अपने घर से बाहर निकलकर खुले मैदान में आश्रय लेना चाहिए, ठीक है। जैसे भूकंप आता है अपने घर से निकलिए, खुले वातावरण में चले जाइए। यदि आप अपने घर में रहोगे तो जो आपके घर में जो भी सामान गिरेगा वो आपके ऊपर गिरेगा और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी भूकंप आता है तो आपको खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। घर से बाहर न निकलने पानी की स्थिति में, यदि ऐसी स्थिति है कि आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो आपको क्या करना है कि कोई टेबल रहेगा आपके घर के अंदर, उसके नीचे आपको बैठ जाना चाहिए ताकि कोई भी सामान गिरे तो उस टेबल के ऊपर गिरे, आपके ऊपर न गिरे। सिर पर कोई वस्तु गिरने से चोट लग सकती है, ठीक है ना, इसलिए इसका ध्यान दे। सिर पर कोई वस्तु गिरकर आपको चोट लग सकती है, इसलिए टोपी पहन लो या तो ऐसी कुछ कड़क चीजें पहन लो ताकि आपके सिर के ऊपर कोई घाव न लगे। अब दूसरा वाला, अगर ब वाली आकृति देख रही हो तो यहाँ पर आग लगी हुई है, ठीक है, आग लग गया है तो स्वयं आग से स्वयं को बचाना करना चाहिए, ठीक है। आग जब लगती है तो सबसे पहले आप अपने आप को बचाओ, फिर जब आप बच जाते हो तो वहां पर उस आग में जो फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद हमको करनी चाहिए। आग में फंसे हुए लोगों की यथासंभव सहायता करनी चाहिए। आग बुझाने में सहायता करनी चाहिए, आग बुझाने में सहायता करना चाहिए। पानी डालना चाहिए, कंबल से बुझाना चाहिए और मिट्टी से भी हम लोग बुझा सकते हैं। साथ ही साथ अग्निशामक जो दल होते हैं, जो फायर ब्रिगेड होते हैं, जो आग बुझाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, उनको तुरंत फोन करना चाहिए। अग्निशामक दल को फोन करके तुरंत बुलाना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो पैर में सांप काट रहा है तो इसको देखते हैं क्या होता है। का आकृति जो थी स्टूडेंट्स उसके अंदर सांप काट रहा था, तो यदि सांप विषैला नहीं होता, कई बार हम लोग देखते हैं सांप विषैला नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे सांप है जो काटते तो उनसे कुछ असर नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे सांप होते हैं जिनको काटने से जहर बढ़ जाता है और अंत में जाके व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी आपदाओं के समय हमको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और उनका निपटारा कैसे करना चाहिए? अतः जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे शांत करना चाहिए। सबसे पहले उसको शांत करवाना चाहिए ताकि वो व्यक्ति ज्यादा डर ना जाए। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा डर जाता है, इसकी वजह से वो गलत कदम उठा सकता है। सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमको शांत करना चाहिए। यदि सर्प विषैला हो तो सर्प दंश वाले भाग में, जहां पर सांप ने काटा है उसके ऊपरी हिस्से पर कपड़ा डाल देना चाहिए। अगर पैर में काटा है तो जहां पर काटा है उसके थोड़ा सा ऊपर आपको क्या करना चाहिए, कपड़ा या तो डोरी से को कस के बांध देना चाहिए ताकि जो सांप का जो विष है, जो जहर है, वो पूरी शरीर में फैले ना, ठीक है। इसके क्या होगा, पूरा जो विष रहेगा पूरे शरीर में नहीं फैलेगा और शरीर के जिस स्थान पर सांप ने काटा है उस स्थान पर छोटा सा घाव बना दीजिए। जहां पर सांप ने काटा है उसके आसपास छोटा सा घाव बना दीजिए ताकि वहां से क्या निकलेगा, रक्त निकलेगा और रक्त निकलने के साथ साथ उस रक्त के अंदर जो सांप का जो विष रहेगा वो भी बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह की सावधानी आप लोग बरतोगे जब भी किसी को सांप काटता है तब। स्पर्शदंश का रोकथाम के लिए प्रतिविष नाम का एक इंजेक्शन आता है, जो इंजेक्शन हमको लेना चाहिए। जब भी सांप काटता है तो इस तरह का इंजेक्शन आपको लेना चाहिए जिसको बोलते हैं एंटीवेनिन, ठीक है। इस तरह का इंजेक्शन लेने से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा, अर्थात आप लोग का जान जो रहेगा वह बचा रहेगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा निरीक्षण कीजिए, नीचे दिए गए चित्र किस संदर्भ में है वह बताकर प्रत्येक आपदा व्यवस्थापन के संदर्भ में महत्व स्पष्ट कीजिए। ऐसी अन्य कौन सी कृतियां हैं? यहाँ पर टोटल 6 कृति दिया गया स्टूडेंट्स, 1, 2, 3 और 4 और 5 ये 6, ये 6 कृतियों के बारे में दिया। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चीजें जानकारी है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर
लिखना है। ठीक है, जैसे पहला आप लोग देख रहे होंगे तो पहला है स्ट्रेचर। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेचर। इसके अंदर क्या होता है, दो लकड़ी रहेंगे या दो बाम्बू रहेंगे, उसके अंदर कोई कपड़ा या तो आप उसे सॉल से क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। ये कब किया जाता है? जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेहोश हो गया और उठ ही नहीं पा रहा है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, अर्थात उसको सही जगह तक पहुंचाने के लिए इस तरह का कार्य किया जाता है। ठीक है, आपदा काल में जल्दबाजी में हमेशा स्ट्रेचर मिलेगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेचर जो होता है दवा खाने में, लेकिन जहाँ पर आपदा आती है तो वहाँ पर स्ट्रेचर मिल पाएगा क्या? नहीं। तो हम लोग लकड़ी से और जो कपड़े होते हैं उनका उपयोग करके हम लोग स्ट्रेचर बना सकते हैं। ऐसे समय में वस्तु का कैसे स्ट्रेचर बनाओगे? जैसे बांस हो गया या दरवाजे, जो खराब दरवाजे होते हैं उनका उपयोग करके, या कंबल का इस्तेमाल करके, रग होता है चादर का उपयोग करके आप लोग स्ट्रेचर बना सकते हो। फिर स्ट्रेचर पे क्या किया जाएगा, इस जो घायल व्यक्ति रहेगा उसको लेटा दिया जाएगा और बाद में बेहोश और अधिक घायल हो सकता है। ठीक है ना, वो जो व्यक्ति है बेहोश रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा घायल रहेगा और उसे हिलने डुलने में परेशानी होने के कारण यह कृति की जाती है। ये कृति कब की जाएगी? जब व्यक्ति बहुत हिली डुली नहीं पाएगा, एक जगह दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, अर्थात वो बहुत ज़्यादा बेहोश है, वो होश में नहीं आ रहा, तो इस प्रकार की कृति हम लोग कर सकते हैं। दूसरा अगर आप लोग देखोगे तो दूसरा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति क्या है, कृत्रिम रूप से क्या कर रहा है, उसको श्वास दे रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी पानी में आ जाता है, पानी में तैरता है, तो पानी में तैरने को उसको ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल पाता है, तो उसकी जो सांस लेने की जो क्षमता होती है वो तुरंत अचानक क्या होती है, कम हो जाती है। तो उसको कृत्रिम पद्धति से श्वासोच्छ्वास दिया जाता है। ठीक है, तो आपको अगर सांस लेने में जब कठिनाई हो, जब भी कहीं आपदा आती है, अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई आ रही है तो ठुड्डी, जो उसकी ठुड्डी रहेगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, उसका चिन्ह जो रहता है ठुड्डी, उसको क्या कर दो आप लोग, ऊपर उठा दिया जाए। इसके कारण श्वसन नलिका क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो श्वासोच्छ्वास बंद हो गया हो, तो अगर उसका श्वसन प्रक्रिया क्या हो गई है, बंद हो गई है, तो मुंह से कृत्रिम पद्धति से सांस दे सकते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा करते हुए। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो तीसरा जो है ई, वो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। तो उठाते समय आप लोग देख सकते हो, इसको हम लोग बोल सकते हैं अग्निशामक दल की ऊपर उठाने की पद्धति। इस तरह अग्निशामक दल के ऊपर उठाने की पद्धति होती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका शरीर को ऊपरी हिस्सा कार्य नहीं कर रहा है, शरीर का ऊपरी हिस्सा कार्य नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके से पद्धति से हम लोग उसको उठाकर एक जगह दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले से उठाया जाएगा, फिर इसको इस तरह से किया जाएगा, बाद में उसको ऊ में आप लोग देख सकते हो, उसको उठा के एक जगह दूसरी जगह ले जाया जाएगा। ये प्रक्रिया कब की जाएगी, ये कृति कब की जाएगी? जो मरीज है या जो आपदाग्रस्त व्यक्ति है, जब उसका वजन बहुत कम रहेगा, ठीक है ना, तब। यदि उसका वजन बहुत ज़्यादा है तो ये कृति उसके उस समय कार्य करने वाली है क्या? नहीं करने वाली है। ठीक है, यहाँ तक समझा। अब ऊ देख लीजिए स्टूडेंट्स, ऊ में अगर आप लोग देखोगे तो ऊ जो है इस पद्धति में घायल व्यक्ति कंधे पर उठाया जाता है, कंधे की सहायता से, क्योंकि इस समय वो व्यक्ति क्या होता है, बेहोश होता है और उसको तुरंत उपचार चाहिए रहता है, अर्थात उसके कंधे पर या तो किसी एक हाथ या पैर में घाव लगा रहेगा। ठीक है, तो इस पद्धति का हम लोग उपयोग करके उस व्यक्ति को हम लोग ठीक कर सकते हैं या डॉक्टर के पास ले जाया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट झूला पद्धति होता है, जिसके अंदर किसी आपदाग्रस्त व्यक्ति को गोद में उठाकर लेके जाया जा सकता है और पीठ पर लेना, ठीक है, खींच कर ले जाना। फिर हम लोग बोल सकते हैं 4 हाथों की बैठक, 2 हाथों की बैठक। ठीक है, इस तरह से हम लोग उपयोग और भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अचानक आपदा आती है, ठीक बात है, जब अचानक आपदा आती है तो चिकित्सीय सहायता मिलने से पहले घायल व्यक्ति को जो प्राथमिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं प्रथमोपचार कहा जाता है। ठीक है, जहाँ कहीं आपदा आई, जहाँ कहीं आपदा आ गई तो वहाँ पर आपको मालूम है कि चिकित्सीय उपचार नहीं हो पाएगा, तो चिकित्सीय उपचार होने से पहले, डॉक्टर आने से पहले जो भी उसके साथ सावधानी बरती जाती है, जो भी सहायता दी जाती है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रथमोपचार कहेंगे। किसी घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए प्रथमोपचार का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आपको किसी घायल व्यक्ति की जान बचानी है तो सबसे पहले आपको प्रथमोपचार के बारे में जानकारी होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को किस प्रकार से घाव लगा है और उसको किस प्रकार से एक जगह दूसरी जगह लेकर जाना है, जैसे मैंने ऊपर वाली कृति में मैंने सारी चीजें बताई है। तो आपको प्रथमोपचार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप किसी मरीज को या आपदाग्रस्त व्यक्ति की मदद कर सकते हो। दैनिक जीवन में हमें अनेक छोटी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। सही बात है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना होना देख सकते हो आप लोग, कहीं गाड़ी उड़ी ठोक जाती है, दुर्घटना, भीड़ स्थान पर भगदड़ मच जाना, ठीक है, झगड़े बखड़े की हानि पहुंचाना, बिजली का धक्का लगना, बहुत लोग बिजली का धक्का लग जाता है, जलना, उष्माघात होना, सर्पदंश, अभी ऊपर मैंने सर्पदंश के बारे में बताया, श्वास दंश, विद्युत वहन में शॉर्ट सर्किट होना आदि संक्रमण बीमारी फैलना, जैसे अभी कोरोना कोविड-19 बीमारी फैली हुई है। तो ऐसी समय आप जब आपदाएं आती हैं तो आप लोगों का किस प्रकार से सहायता कर सकते हो, इसके लिए आपको प्रथमोपचार के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं।
परिस्थिति में प्रथमोपचार देकर आपदा से घायल व्यक्ति की शारीरिक स्थिति कैसी है यह देखा जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में जब भी आप प्रथमोपचार दोगे उसको, जो आप मदद करोगे चिकित्सा उपचार करने से पहले, तो यह करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि व्यक्ति की तबीयत कितनी ज़्यादा खराब है और कितना ज़्यादा व्यक्ति सही है। इसके पश्चात आपदाग्रस्त या घायल व्यक्ति को झूला झुलाना, उसे पीठ पर के बल पर उठने के लिए कहना, झूला झुला देना या तो उसको पीठ के बल के लिए उठने के लिए कहना। अगर वो पीठ के बल नहीं उठ पा रहा है तो आप खुद उसको उठाओगे, ठीक है ना। इत्यादि अनेक पद्धति का उपयोग करके चिकित्सीय सहायता के लिए ले जाया जाता है। फिर उसको उठाकर चिकित्सीय सहायता मतलब डॉक्टर के पास लेकर जाया जा सकता है। कभी कभी जानकारी न होने पर अहम अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी आप देखते हो कि आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है और अलग अलग आपदाओं का सामना करना पड़ता है। यदि हमको प्रथमोपचार के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, यदि हमारे आसपास इस तरह की घटना होती है तो हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, अर्थात उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन यदि हमको आपदा ग्रस्त हो जाने बाद प्रथमोपचार के बारे में जानकारी है तो हम उस व्यक्ति को सही समय पर चिकित्सालय में लेकर जाया जा सकता है। अतः हमें कुछ ऐसे चिन्हों को देखना चाहिए। आप लोग देखते होंगे रोड पर, सड़क पर अलग अलग चिन्ह लगे रहते हैं, ठीक है ना। कहाँ जाना मना है, सिगरेट पीना मना है, नो पार्किंग, ठीक है, किस तरफ मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, ठीक है। कहाँ पर स्कूल वाले बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ पर अलग अलग चिन्ह दर्शाए जाते हैं। उन चिन्हों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप किसी रास्ते को क्रॉस कर रहे हो, एक जगह रास्ता पार कर रहे हो, तो आपको आने वाली गाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए कि गाड़ी किस तरफ से आ रही है और आपको कैसे रास्ते को क्रॉस करना है। अब आगे देखते हैं प्रथमोपचार पेटी। इसके पहले भी आपने कक्षा 9वीं में प्रथमोपचार पेटी के बारे में पढ़ा होगा, जिसको हम लोग फर्स्ट एड किट कहते हैं, जो हम सभी के घरों में उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें उपलब्ध है, अचानक से हम लोग कभी बहुत देर रात को किसी कुछ तकलीफ हो जाती है तो उस समय दवाखाना उपलब्ध नहीं होता है, चिकित्सालय ओपन नहीं होते, तो इस समय अगर हमारे घर में प्रथमोपचार पेटी तो उसकी हम लोग थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं। अब प्रथमोपचार पेटी क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमको सबको उपयोग करना चाहिए। अब समझ लेते हैं प्रथमोपचार पेटी में क्या कौन कौन सी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विभिन्न आकार के बैंडेज पट्टियाँ, अलग अलग आकार की बैंडेज पट्टी होती है, कोई पतली होती है, कोई मोटी होती है, कोई गोल होती है, अलग अलग प्रकार के बैंडेज पट्टी होती है जिसको बांधने के लिए काम आता है, ठीक है। घाव को बांधने के लिए, ढकने के लिए हम लोग बैंडेज पट्टी का, यह जालीदार पट्टी होती है, आप लोग देखा होगा जालीदार व्हाइट कलर की पट्टी होती है, उसका उपयोग करके, या तो त्रिभुज प्रकार का होता है जिस ऐसा त्रिभुज क्रॉस रहता है, ठीक है ना, उस तरह की पट्टी का या बैंडेज का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। और रुई हो गया, बैंडेज हो गए, इन सब का इस्तेमाल साफ सफाई के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। चिकित्सीय उपचार के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कपास का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी स्थान पर घाव लगा है तो उसके अंदर हाइड्रोजन डाला जाता है और हाइड्रोजन डालने के बाद उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ होगा। रबर के दस्ताने होना चाहिए। रबर के दस्ताने होने से क्या होगा कि वो जो जीवाणु विषाणु वो आप तक ना आ पाए, ठीक है ना। हाथ में रबड़ के दस्ताने होने चाहिए जो ताकि उसका अगर ब्लड है या कोई भी चीज़ है वो आपको लगे ना और आपको बीमारी ना हो। स्वच्छ एवं सूखे कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। कपड़े ऐसा लेंगे जो सूखा रहेगा और स्वच्छ होगा, ठीक है। साबुन का इस्तेमाल, हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंटीसेप्टिक डेटोल और सेवलॉन और डेटोल जो होते हैं, हैंड वॉश होता है, इसका इस्तेमाल हमको करना चाहिए। सेफ्टी पिन, वो पट्टी को बांधने के लिए सेफ्टी पिन लगाया जाता है, ठीक है। सेफ्टी पिन के बारे में आपको मालूम होगा। ब्लेड, छोटा चिमटा हो गया, छोटा चिमटा यदि कहीं कांटा वाटा धस जाए, ठीक है, पैर में हाथ में कहीं कांटा धस जाए या कांच धस जाए तो चिमटा का इस्तेमाल करके उसको निकाला जा सकता है। सुई, ठीक है। बैंड एड, छोटी टॉर्च देखने के लिए, यदि कहीं बहुत मामूली सा घाव लगा हुआ है और आपको दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है, तो छोटा सा टॉर्च रहेगा तो उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। कैंची का इस्तेमाल, जो भी पट्टी थी या बैंडेज था उसको काटने के लिए कैंची। चिपक पट्टी का इस्तेमाल, थर्मामीटर से पता लगाया जा सकता है उसके शरीर का तापमान कितना, अर्थात उसको बुखार कितना है कितना नहीं है। और उसके साथ साथ पेट्रोलियम जेल, पीले कलर का पेट्रोलियम जेल होता है जो किसी घाव को भरने के लिए मदद करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक समझा आप लोगों को। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा है अभिरूप स्राव। ये एक तरह की ट्रेनिंग है, अर्थात आप लोग वो सब प्रशिक्षण है जिसके अंदर आपदा आने से पहले क्या किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि लोग उस आपदा का सामना कर सकें, ठीक है। चलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी है, उनको पढ़कर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिसको हम लोग मॉक ड्रिल कहते हैं। ये एक तरह की काल्पनिक अभ्यास है, ठीक है। मॉक ड्रिल ये आपदाओं की स्थिति में तुरंत और कम से कम समय में तैयारी करके स्थिति का मापन करने का एक साधन है। मॉक ड्रिल क्या होता है स्टूडेंट, जब भी कोई आपदाएं आती है तो उस आपदाओं पर तुरंत आघात करने, तुरंत प्रहार करने के लिए और जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान ना हो पाए, ठीक है, इस तरह की तैयारी करने को क्या बोला जाएगा, मॉक ड्रिल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मॉक ड्रिल।
अगला पॉइंट है, किसी आपदा में संबंधित प्रतिसाद प्रक्रियाओं को जांचने के लिए आपदा आने के पश्चात किसी स्थिति का आभासी संचालन करते हैं। मतलब आपदा आने के पहले या आपदा आ जाने के बाद उसका संचालन किया जाता है कि उस आपदा की वजह से कितना नुकसान होगा। ठीक है, इस समय आपदा निवारण करने के लिए नियोजनानुसार की गई कृतियां सफल होंगी। मतलब जब भी कोई आपदा आने वाली तो उसके पहले अलग अलग कृति करते हैं। ठीक है, कि कोई आपदा आने वाली तो उससे किस प्रकार सामना किया जाएगा, तो उस कृति सफल होगी कि नहीं होगा इसका प्रशिक्षण व्यक्ति द्वारा लिया जाता है। इसके लिए लोग आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए उस गांव में, जहां पर होने वाला उस गांव में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। आप लोग मॉक ड्रिल के बारे में यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है, उनको आप लोग देख सकते हो। इसमें हम आपदा निवारण के लिए निर्माण की गई यंत्रणा कितनी सक्षम है यह देख सकते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है, इस ट्रेनिंग के अंदर कि जो आपदा आने वाली है उसका सामना करने के लिए जो भी हमने तैयारी करके रखे हैं वो कितनी सक्षम है, मतलब उस आपदा का सामना किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, इसका हम लोग देख सकते हैं। अग्निशामक विभागों में जवानों द्वारा आग लगना, इस आपदा पर आधारित बचाव कार्य अभिरूप सराव अनेक विद्यालय में दिया जाता है। ठीक है, अग्निशामक विभाग द्वारा अलग अलग स्कूलों के जो विद्यार्थी होते हैं उनको अभिरूप सराव जो होता है इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, उनको अग्निशामक दल में ले जाया जाता है और उनको पुलिस के साथ साथ अलग अलग स्वयं संस्थाएं होती है, उनके साथ जो विद्यार्थी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आग बुझाने संबंधित किसी मंजिल पर अटके हुए नागरिक को बाहर निकालने के बारे में इसके अंदर क्या सिखाया जाता है कि आग कैसे बुझाया जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी मंजिल पर अटका हुआ है, किसी बिल्डिंग पर अटका हुआ है, तो उसको किस प्रकार निकाला जाए। कपड़ों में आग लगे नागरिक को कैसे बचाया। अगर कोई व्यक्ति है जिसके कपड़ों में क्या लगी है, आग लग गई है, उसको कैसे बचाया जाए। ये सारी कृतियाँ छोटे छोटे बच्चों जो विद्यार्थी होते हैं उनको सिखाया जाता है, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना है तो उन बच्चों को सारी चीज़ें याद रहे और वो लोग उस समस्या का सामना कर पाए, अर्थात उस आपदा का सामना कर पाए। उसी प्रकार आग के प्रभाव से कपड़ों के जलने पर कृति दिखाई जाती है। पुलिस विभाग और अलग अलग जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, जो एनजीओ होती हैं, वो लोग इस उपक्रम को सफल बनाने का कार्य करती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं अभिरूप सराव के उद्देश्य, कि हम लोग मॉक ड्रिल करते क्यों हैं। आपने मॉक ड्रिल समझ लिया, अब समझते करते क्यों हैं। पहला उद्देश्य है आपदाओं के लिए दिए गए प्रतिसादों का मूल्यांकन करना। आपदा के लिए जो प्रतिसाद हमने दिया है वो कितना हो, कम है, ज़्यादा है, कि जिस प्रकार से आपदा आने वाली उस तरह तैयारी हमने किया है कि नहीं किया है, इसका मूल्यांकन करना। आपदा निवारण विभाग की स्थापना करना और उसका समन्वय को सुधारना। जो भी आपदा निवारण विभाग रहेगा उस जगह पर उसका समन्वय करना, उसकी जो स्थिति उसको सुधारना, ताकि वो लोग तैयार रहें आपदा से लड़ने के लिए। स्वयं की कार्य क्षमता को पहचानना, आप क्या काम कर सकते हो, आप कितना लोगों की जान बचा सकते हो, कितना आप कार्य कर सकते हो आपदा आने के पहले, आपदा आने के बाद उसकी कार्य क्षमता को आपको पहचानना चाहिए। यदि आप लोग को लगता है कि आप लोग उस आपदा को अकेले हैंडल नहीं कर सकते तो आप वहाँ के स्थानीय लोगों की जानकारी सहायता ले सकते हो। आपदाओं की तीव्र प्रतिसाद देने की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, आपदाओं के लिए जो तीव्र प्रतिसाद है उनकी क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, मतलब आपदा आती है तो ज़्यादा जल्द से जल्द हम लोग प्रतिसाद किस प्रकार दें, इसकी क्षमता को हमको बढ़ाना चाहिए। नियोजित कृति के संकलन की जाँच करना, जो भी हमने कृतियाँ सीखी है, ठीक है, मॉक ड्रिल में जो भी हमने ट्रेनिंग लिया है उसकी नियमित रूप से क्या करना, जांच करना। आने वाली त्रुटियों और खतरों का संभावना को पहचानना, आने वाले समय में कौन कौन सी त्रुटियां और कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं उनको पहचानना भी, ये भी क्या है, अभिरूप सराव के उद्देश्य है, जिसको हम लोग मॉक ड्रिल बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसे सदैव ध्यान में रखिए, विद्यालय की सीढ़ियां आते समय भीड़ भाड़ नहीं करना चाहिए। या तो जब आप विद्यालय सीढ़ी चढ़ते हो उतरते हो तो आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ करोगे तो धक्का मुक्की लगेगा और जो दूसरे विद्यार्थी रहेंगे वो लोग गिरने की संभावना हो सकती है। और हमें महत्वपूर्ण, जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण दूरध्वनि क्रमांक होते हैं उनको याद रखना चाहिए। जैसे पुलिस के लिए 100 नंबर और अग्निशमक दल को अगर फ़ोन लगाना है तो 101 नंबर। यदि आपदा नियंत्रण कक्ष को लगाना, कहीं आपदा आ गई और नियंत्रण कक्ष को फ़ोन लगाना है तो 108 नंबर। और रुग्णवाहिका जो एम्बुलेंस होता है उसको अगर फ़ोन लगाना है तो 102 नंबर। ऐसे बहुत सारे दूरध्वनि क्रमांक है जिनको हमको याद रखना चाहिए और इनका विशिष्ट समय पर हमको उपयोग करना चाहिए। रास्ता पार करते समय हमें दाएं और बाएं देखना चाहिए, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। ठीक है, यह निश्चित कीजिए और तभी जाकर किसी रास्ते को पार कीजिए। लावारिस वस्तुओं को हाथ ना लगाओ। ठीक है, जो भी सामान कहीं रोड पर दिखता है पड़ा हुआ है तो उन चीज़ों को सामान नहीं लगाना चाहिए, अर्थात उसके अंदर कुछ खतरनाक चीज़ें भी हो सकती हैं। और अफवाहों पर विश्वास मत करो, ना ही अफवाहों को क्या करो, फैलाओ। अगर कोई चीज़ आपको मालूम पड़ती है, जब तक उसका सत्य ना मालूम पड़ जाए तब तक आप उसको फैलाओ नहीं। ठीक है ना। भीड़ भाड़ वाली जगह पर भगदड़ मत मचाओ। भीड़ भाड़ वाली जो भी जगह है, भीड़ भाड़ वाली जगह, वहाँ पर भगदड़ नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो गर्दी में क्या हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा और लोग उसके ऊपर से जाएंगे और उसको बहुत चोट लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। अब
अब देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए स्वच्छता है, जहाँ तंदुरुस्ती, वहाँ अलग अलग विद्यार्थी आपदा के समय इस तरह की आप लोगों ने रैलियाँ देखी होंगी, विद्यालय निकालता है। ठीक है, व्यसनों को छोड़ो, खुश रहो, श्रवण सक्षम व्यवस्था यही सफलता की कुंजी, नियमों को पालो, संकट को टालो, देश के भावी नागरिक अर्थात आज के विद्यार्थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा वीडियो पूरा हुआ। वीडियो लेक्चर में इतना ही, उम्मीद है आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख सकें। और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।